नमस्कार, मेरी यूट्यूब फैमिली हम्शिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। डॉक्टर साहब, आप मुझे अपने क्लिनिक पर ले जाने से क्यों मना कर रहे हैं? अपने डॉक्टर पति जगदीश सक्सेना को टाई पहनाते हुए ईशानी ने थोड़ा प्यार जताते हुए कहा। अभी 2 महीने पहले ही तो ईशानी का डॉक्टर जगदीश सक्सेना के साथ ब्याह हुआ था। शादी के बाद रीति रिवाज और स्विट्जरलैंड में हनीमून, इसमें 2 महीने कब बीत गए ईशानी को पता ही नहीं चला। सगाई के बाद एक बार फिर ईशानी कुछ समय के लिए डॉक्टर जगदीश की क्लिनिक पर गई थी, पर उससे ईशानी को संतोष नहीं हुआ था। उसके पतिदेव किस तरह का काम करते हैं यह देखने जानने की उसकी बहुत इच्छा थी। वह सोचती थी कि उनके बैठने की जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए। वह उनके घंटों काम करने के दौरान उनकी चीज़ों का ख्याल रखे, वो हेल्दी रहे, उसके लिए हेल्दी फूड बनाकर खुद अपने हाथों से खिलाए। इस तरह के छोटे बड़े सपने हर नववधू की तरह ईशानी की आंखों में भी थे। उसके मन में अपने पति के लिए अथाह प्यार था, इसलिए वो पति से मीठी फरियाद कर रही थी। पर जगदीश ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, प्लीज ईशानी, कभी क्लिनिक चलने की जिद मत करना। शादी की वजह से काफी दिनों तक छुट्टी पर रहा हूँ। तुम तो जानती हो कि इतने दिनों तक क्लिनिक ट्रेनिंग डॉक्टर के भरोसे रहा है। पहले तो मुझे पेंडिंग काम निपटाने हैं, उसके बाद तुम्हारी पसंद के अनुसार क्लिनिक का रिनोवेशन भी करवाना है। अब तुम्हें जरूर क्लिनिक ले चलूंगा, पर तब तक क्लिनिक चलने की जिद मत करना। वैसे भी मैं अभी बिजी रहूंगा, तुम वहां चलकर अकेली उब जाओगी, इसलिए तुम अभी घर में ही रहो। वैसे भी अभी शहर में वायरल बहुत फैला है। मैं नहीं चाहता हूँ कि क्लिनिक आकर कहीं तुम उसके लपेटे में आ जाओ। तुम घर पर रहो और सेफ रहो। चलो मेरा मोबाइल दो और मैं फटाफट क्लिनिक के लिए निकलूं। तुम भी वायरल से बचना, ईशानी ने चिंतित स्वर में कहा। एकांकी जीवन में ईशानी जैसी प्यार करने वाली पत्नी पाकर खुश डॉक्टर जगदीश सक्सेना अपने स्विफ्ट डिजायर लेकर क्लिनिक के लिए निकल पड़े। पति के जाने के बाद ईशानी सोच रही थी कि शादी और हनीमून का खर्च के बाद इतने बड़े क्लिनिक का रिनोवेशन का खर्च की व्यवस्था कहाँ से होगी। रात को उसने ये बात पति से कही तो डॉक्टर साहब ने कहा, सब हो जाएगा डार्लिंग, थोड़ी ज्यादा ऑपरेशन करने पड़ेंगे बस। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि ये डायमंड रिंग किस उंगली में पहनाऊं? डायमंड रिंग? हम शॉपिंग करने गए थे तो अच्छी लग गई, इसलिए ले आया। ईशानी ने प्यार से अपना सिर पति के सीने पर रख दिया। उसका सवाल हवा में उड़ गया और उसे सीधी साधी लड़की को भी अपने सवाल का ख्याल ना रहा। ईशानी इस बात को भूल गई कि समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। 6 महीने बाद एक दिन डॉक्टर जगदीश ने ईशानी को रिनोवेशन के बारे में अपनी टीम से चर्चा करने के लिए अस्पताल में बुलाया। जगदीश क्लिनिक चला गया तो अपनी शंका को दूर करने के लिए ईशानी ने प्रेगनेंसी चेक करने के लिए मेडिकल किट का उपयोग किया। उसमें आई पॉजिटिव रिपोर्ट को बताने के लिए ईशानी खुशी खुशी घर से निकली। वो अस्पताल पहुंची तो जगदीश ऑपरेशन में व्यस्त था। वो लगभग 2 घंटे तक पति की राह देखती बैठी रही। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पड़ी बेंच पर बैठे बैठे वो देखती रही कि 25 से 30 मिनट के अंतर पर युवतियां अंदर जाती और ऑपरेशन कराकर बाहर आ जाती। ऑपरेशन किस चीज़ का हो रहा है ये ईशानी की समझ में नहीं आ रहा था। ईशानी के ठीक सामने वाले बेंच पर सास बहू की एक जोड़ी बैठी थी। घबराई और हाल बेहाल बहू सास से गिड़गिड़ा रही थी कि वह उसके गर्भ में पल रही बच्चे की हत्या ना कराए। सास ने आग दिखाकर उसे चुप करा दिया था। तब तक उस औरत का नंबर आ गया तो नर्स उसका हाथ पकड़कर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गई। करीब आधे घंटे बाद वो अर्ध बेहोश की हालत में रोते हुए स्ट्रेचर पर बाहर आई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जगदीश बाहर आए। उन्होंने ईशानी के बारे में पूछा, अस्पताल तलाश लिया, पर ईशानी उन्हें कहीं नहीं मिली। ईशानी का फ़ोन भी स्विच ऑफ था। जगदीश ने होशियारी के साथ अपने ससुराल फ़ोन करके पता कर लिया तो ईशानी वहाँ भी नहीं थी। 2-3 ऑपरेशन और थे। डॉक्टर जगदीश उन्हें निपटाकर घर आए। घर पर ताला लगा था। अपनी चाबी से उन्होंने दरवाज़ा खोला। अंदर घुसते ही विशाल ड्राइंग रूम में सामने ही टिपाई पर कांच के पेपर वेट के नीचे एक चिट्ठी दबाकर रखी थी। जगदीश ने जल्दी से उठाकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। भी लिख सकूं, अब यह संभव नहीं है, इसलिए मात्र जगदीश, आज क्लिनिक में आकर मैंने देखा
कि सफ़ेद एप्रिन का आवरण ओढ़कर आप किस तरह का काला काम कर रहे हैं। आपका केवल नाम ही जगदीश है। आप बिल्कुल जगत के ईश नहीं है, क्योंकि आप किसी के जीव की गर्भ में हत्या कर देते हैं। आपको ऐसा करने का हक किसने दिया है? उस अजन्मे जीव का अपराध क्या है? मात्र यही कि वो लड़का नहीं है, लड़की है। उसकी सांसों की गति रोकने वाले आप कौन होते हैं? इस तरह का काम करके जमा किया गया पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे पता चला कि आप मुझे क्लिनिक आने से क्यों रोक रहे थे। मुझे संक्रमण ना लग जाए, ये बात कहने के पीछे आपका प्यार नहीं, स्वार्थ था। मेरा वो भ्रम आज टूट गया। हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल ही गई, मेरे पेट में भी आपका अंश आ गया है। रिनोवेशन की चर्चा के साथ ये समाचार मैं तुम्हें रूबरू देने और तुम्हारे चेहरे पर आने वाली अवर्णनीय खुशी देखने वहाँ आई थी, पर मुझे पता नहीं था कि जिसे मैं अपना सर्वस्व मानती थी, मेरा वह पति इस तरह का काम करता है। आप में और एक हत्यारे में आखिर अंतर ही कहाँ है? वहाँ बिताए 2-2.5 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे खराब घंटे थे। मुझे तुम्हारे गहनों, महंगे कपड़े या इस विशाल कोठी की जरा भी मोह नहीं है। मैं ये सब छोड़ करके जा रही हूँ। मुझे खोजने की कोशिश मत करना। मेरे पेट में अगर लड़की हुई तो उसकी भी आप इसी तरह से हत्या कर दो तो। इसलिए मैं अपने अंश को लेकर ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ उस पर आप जैसे हत्यारे की परछाई तक ना पड़े। गुड बाय फॉरएवर। 8 महीने से रास्ते पर भटकते हुए अब सही रास्ते पर आने वाली ईशानी। उस चिट्ठी को पढ़कर डॉक्टर जगदीश फक कर रोने लगे। ईशानी द्वारा उतार कर टेबल पर रखे हुए गहनों की चमक जगदीश के मुंह पर कालिक पोत रही थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगे? अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।